हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। कल मैं सॉल्यूशन का जो पार्ट 5 था उसमें अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर चुका था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बता दिया था, उसके फॉर्मूले की बात कर चुका था। उसका फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू डब्लू अपॉन एम डब्लू सॉल्यूट के लिए और एम डब्लू अपॉन डब्लू सॉल्वेंट के लिए, मैं इसकी बात कर चुका था। और जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है और जो मोलिलिटी का रिलेशनशिप है मैं उसकी बात कर चुका था, वो होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोलिलिटी मोललता इनटू एम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। यहाँ तक मैं बात कर चुका था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की पर बात करने वाले हैं, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही उसका ही जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसकी सेकंड पार्ट है ये, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। ये सेकंड वाला है और इसको डिनोट करते हैं भैया डेल्टा टी बी से। बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। अब सबसे पहले तो आप समझो क्वथनांक किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी जो द्रव है उसकी सतह का वाष्प दाब और वायुमंडलीय जो वाष्प दाब है, वायुमंडलीय दाब है, वो दोनों इक्वल हो जाएं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि जैसे देखो कोई भी कंटेनर है, कंटेनर में दो चीज होंगी। देखो हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है भैया, एक तो होता है सॉल्यूट और जो सॉल्यूट लेंगे हम वो लेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्यूट लेंगे और सॉल्वेंट लेंगे वाटर। सॉल्वेंट है इसमें वाटर। अब इसमें क्या है, हम टेम्परेचर देंगे। देखो ये बर्नर है, बर्नर से इसमें टेम्परेचर देंगे, आग लगाएंगे तो क्या होगा, एक टेम्परेचर के बाद अब जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, जो इस द्रव की सतह का वाष्प दाब है, यहाँ जो वेपर प्रेशर काम कर रहा है वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम क्वथनांक। तो क्वथनांक में क्या होगा कि देखो, एक तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में क्या है, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दोनों बराबर हो जाए तो ऐसा टेम्परेचर को बोलते हैं भैया क्वथन बिंदु, क्वथनांक बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या करें हम, जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब वाटर को अगर हम टेम्परेचर दें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उबलना स्टार्ट करता है, तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये चीज़ आप याद रखोगे। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का जो नेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है वो एक तो एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करेगा और एक हाइट पर करेगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वेपर प्रेशर का मान कम होने लगता है, वाष्प दाब कम होने लगता है। और अगर बाह्य दाब बढ़ा रहे हैं तो भी वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। अब हम आगे समझेंगे। अब जो शुद्ध द्रव है, जो प्योर फॉर्म में जो लिक्विड है, उसका जो वेपर प्रेशर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मैं टीबी नॉट से डिनोट करूंगा। प्योर फॉर्म में जो भी लिक्विड है, वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे मैं टीबी नॉट से डिनोट करूंगा। ये चीज़ आप याद रखोगे। इसमें क्या टर्मिनोलॉजी का ही बहुत बड़ा उपयोग है। आप टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे तो क्वेश्चन आसानी से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं बात करूंगा कि ये होता क्या है। मैंने क्वथनांक की बात कर ली थी आपसे। और जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड ये किस किस पर डिपेंड करेगा, तो वो करेगा भैया द्रव की प्रकृति, जो लिक्विड का नेचर है वो कैसा है भैया, उस पर डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल फोर्स पर भी डिपेंड करेगा। अब देखो क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट किस किस पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझेंगे। इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट होता है
जो बॉइलिंग पॉइंट है वो समानुपाती होता है इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मध्य इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देखो जैसे सॉलिड है, सॉलिड के मध्य इंटर आयनिक डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है, अर्थात इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, और टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा देंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा देने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। एक तो जैसे एक दो कंपोनेंट लेता हूँ मैं, एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं बात करूँ कि इंटर एट मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहाँ ज़्यादा है, तो इंटर एट मॉलिक्यूलर फोर्स का मान वहाँ ज़्यादा होगा जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। और दूसरी बात करता हूँ मैं, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो समानुपाती होता है बाह्य प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के। और दूसरी बात याद करेंगे हम, बॉइलिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, ये बात आप याद रखोगे। बाह्य दाब जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ये चीज़ आप दो चीज़ याद रखोगे। अब क्या करते हैं कि जैसे हम ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर का मान कम होने लगता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जाते हैं तो जो बाह्य दाब होता है ना वो क्या कम होने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर दाल आसानी से उबल जाती है। कहीं जैसे हम एक तो सतह पर हैं, फर्श पे हैं, तो हमें क्या है ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी किसी भी सब्जी वगैरह बनाने के लिए। और एक जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने पर एक्सटर्नल फोर्स का मान हो जाएगा कम, और एक्सटर्नल फोर्स का मान कम होने पर ऊंचे स्थानों पर वेपर प्रेस, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी कम होने लग जाएगा। ये चीज़ आप याद रखोगे। अब मैं बात करूँगा, अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई पर बढ़ने पर क्या होगा, क्वथनांक में जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट नहीं, ऊंचे स्थानों पर तो एक्सटर्नल फोर्स कम लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब मैं बात करूं जैसे कोई भी प्योर लिक्विड फॉर्म है, जैसे प्योर वाटर है, अब उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट है। अब उनके मध्य रिएक्शन नहीं हो रही तो उसकी वेपर कैसे बनेगी, और वेपर कैसे बनेगी, उसकी पर सतह पर सरफेस पर जो भी प्रेशर डलेगा वो क्या ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी उसको वाष्प बनने के लिए, वेपर बनने के लिए। तो क्या है, जो वाष्प ज़्यादा बनाने के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट में जो बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट में जो ये होने वाली जो वृद्धि है, जो इंक्रीमेंट है, इसे ही बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अर्थात किसी भी शुद्ध द्रव में कोई अवाष्पशील द्रव मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को हम क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। अब इसको डिनोट करता हूं मैं कैसे, डेल्टा टीवी होता है, इसको डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। अब टीवी नॉट है, ये तो प्योर फॉर्म है, प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। और जो टीवी है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अर्थात जैसे पहले कोई शुद्ध द्रव है उसका बॉइलिंग पॉइंट देख लो आप, और आप उसके बाद सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला के अगर उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट को हम डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं, और डेल्टा टीवी का जो मान होता है
वो होता है टीवी माइनस टीवी नॉट। तो आप देखेंगे इसमें, अब इसमें ध्यान रखेंगे हम ऑलवेज, जो ये टीवी है ना, टीवी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, टीवी इज ऑलवेज, ये ध्यान रखेंगे हम, ऑलवेज ग्रेटर देन टीवी नॉट। जो टीवी है ये टीवी नॉट से हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वथनांक में जो भी उन्नयन हो रहा है वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो टीवी ग्रेटर देन टीवी नॉट, यहाँ तक आप उतारेंगे इसको। अब उसके बाद क्या करता हूं मैं, बांटाप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बांटाप, मैं बांटाप आपको पढ़ाऊंगा अभी, उससे पहले आप अकॉर्डिंग टू बांटाप, बांटाप ने क्या कहा था इसके लिए, तो बांटाप ने कहा था अकॉर्डिंग टू बांटाप, डेल्टा टीबी elevation in boiling point is directly proportional to their solution molality, अर्थात जो भी वाष्प दाब में, उसमें क्वथनांक में जो भी उन्नयन हो रहा है वो क्या है, मोलेलिटी के समानुपाती होता है। अब मोलेलिटी में आपको बता चुका हूँ, तो मोलेलिटी में क्या लिखेंगे, अब जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट का यूज करूंगा, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी इंटू एम, के बी इंटू एम हो गया। अब एक बांटाप गुणांक भी आता है, बांटाप गुणांक क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, आप ये याद रखोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। अब डेल्टा टीवी के बाद मैं क्या करूं, क्या देखो भैया, आई इंटू के बी, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल क्वथनांक उन्नयन इसको बोलते हैं। और इसका मान, जो इसकी वैल्यू है वो सॉल्वेंट के का जो नेचर है उस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट का जैसा जैसा नेचर होगा उस पर ये डिपेंड करेगी। और एम को मैं अगर खोल के लिखूं तो लिखूंगा डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट और 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया। अगर मैं डेल्टा टीवी को खोलकर लिखता हूं तो डेल्टा टीवी की जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। तो हमारा जो फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वो ये है, टीवी माइनस टीवी नॉट आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज हम याद रखेंगे भैया। अब देखो, आपको सॉल्यूट का वेट दे दे, सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट दे दे, डब्ल्यू सॉल्वेंट दे दे, के बी दे दे, आई दे दे, या तो टीवी नॉट पूछ लेगा या टीवी पूछ लेगा। तो जो टीवी की वैल्यू है और टीवी नॉट की वैल्यू है, टीवी नॉट की वैल्यू अगर आपको नहीं देता है तो आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे ऑलवेज, ये चीज याद रखोगे। अब मैं बात करता हूं केवी क्या होता है, तो केवी होता है भैया देखो, केवी इक्वल टू आर इंटू टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट एनर्जी ऑफ वाष्प, ये होता है केवी इंटू आर टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वेपोराइजेशन। अब मैं बात करूं कि अगर मैं केवी की वैल्यू
क्या करूं, अब जो एल वेपोराइजेशन होती है, एल वेपोराइजेशन होती है डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 1000 MW ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो केवी की वैल्यू अगर मैं एल वेपोराइजेशन देखूं, एल वेपोराइजेशन क्या होती है भैया, ये होती है डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन MW ऑफ सॉल्वेंट, ये इसकी वैल्यू होती है भैया। अब डेल्टा एच वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है ये। अब एल वेपोराइजेशन की जगह मैं अगर ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो हमारा जो न्यू इक्वेशन है वो क्या आएगी, देखो केवी इक्वल टू ये मोलल उन्नयन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है भैया। अब देखो ये आ गई आर टीवी नॉट का स्क्वायर इनटू अपॉन 1000 इनटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन ये अपॉन में तो गुणा में चला जाएगा ऊपर MW ऑफ सॉल्वेंट। ये केवी की वैल्यू आपको निकल आ गई भैया। ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। इन दोनों में जो रिलेशनशिप होता है एल वेपोर लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज हमें याद रहनी चाहिए भैया। अब मैं बात करता हूँ केवी की यूनिट की। केवी की यूनिट क्या होती है भैया, आप सभी को याद रखनी है भैया। केवी की यूनिट हेडिंग डालेंगे यूनिट ऑफ केवी, यूनिट ऑफ केवी। केवी इक्वल टू डिग्री के जी मोल इनवर्स या डिग्री सेंटीग्रेड के जी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है भैया। अब केवी की जो वैल्यू है, केवी की वैल्यू जो हमें पूछी जाती है वो हमें दो की तो हमेशा याद ही रखनी है, एक तो वाटर की और एक बेंजीन की। तो केवी की वैल्यू 4 वाटर, केवी की वैल्यू 4 वाटर के लिए क्या होगी भैया, 4 वाटर, वाटर के लिए क्या होती है 0.518 के जी पर मोल, के जी मोल इनवर्स, या इसको मैं बोल दूं 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड के जी मोल इनवर्स। और KV4 बेंजीन C6H6 इसके लिए होती है 2.53 के जी मोल इनवर्स। और अगर मैं बात करूं सेंटीग्रेड में तो 2.53 डिग्री सेंटीग्रेड के जी मोल इनवर्स। तो मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ भैया। आप एक बार और सुन लेंगे कि जो शुद्ध द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है। शुद्ध द्रव का बॉइलिंग पॉइंट, शुद्ध द्रव का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भैया, ये याद रखेंगे। शुद्ध द्रव को का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और वायुमंडलीय टेम्परेचर, वायुमंडलीय प्रेशर 180 इक्वल होते हैं दोनों। ये जल का हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कि जो डेल्टा टीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो डेल्टा टीबी अब बराबर केबी इंटू एम। जो केबी है ये मोलल उन्नयन क्वथनांक कहलाता है, मोलन उन्नयन क्वथनांक कांस्टेंट स्थिरांक कहलाता है। और डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। आई है बॉन्टॉप गुणांक, बॉन्टॉप गुणांक है, इसको मैं निकालना सिखाऊंगा आपको आगे। और उसके बाद में डेल्टा टीवी का मान रख देंगे टीवी माइनस टीवी नॉट इक्वल टू आई इंटू के वी अपॉन डब्ल्यू सोल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू सोलवेंट। और के वी का जो मान होता है वो होता है आर इंटू टीवी नॉट। टीवी है ना, ये टीवी ये जो प्योर फॉर्म में जो लिक्विड है वाटर है उसका
बॉइलिंग पॉइंट है ये टीवी नॉट अपॉन 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये एल वेपोराइजेशन, और एल जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये होती है डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी वैल्यू के वी बराबर आर टी वी नॉट स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ये बात मैं कर चुका हूँ। केवी फिर बात आती है, इसमें क्वेश्चन आता है केवी की यूनिट पर। तो केवी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मोल और डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है। और उसके बाद में मैं बात कर चुका हूँ कि केवी की वैल्यू क्या है। तो केवी की वैल्यू फॉर वाटर के लिए क्या है, तो 0.518 केजी पर मोल या 0.52 ले लेंगे, 18 है ना, तो उसको 52 लेके डिग्री सेंटीग्रेड पर केजी मोल हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल। और उसके बाद मैं बात करूं कि केवी की वैल्यू है वो बेंजीन के लिए क्या होती है, तो 2.53 केजी पर मोल, ये उसकी बेंजीन के लिए होती है वैल्यू। तो आप इसको याद रखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई 4 ग्राफ बना के दे दे तो आप कैसे पहचानेंगे कि एलिवेशन हो रहा है, इसमें क्वथनांक उन्नयन वाला कौन सा ग्राफ है। तो मैं बताता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बात करता हूँ आगे तो आप समझेंगे। देखो भैया, ग्राफ में क्या होगा कि ग्राफ में क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का तो आएगा ऊपर ग्राफ और नीचे आएगा सॉल्यूशन का। तो आप समझेंगे, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इन चीजों को आप समझेंगे भैया। ये सारे डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भैया। लैब स्टैंड में इनसे क्वेश्चन बनेगा भैया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी जगह दे रखा है ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर। ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ये हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम्स, नीट, जेई वगैरह 11th 12th क्लास, 12th में 12 से लेकर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ही नहीं बोलूँ मैं, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूँगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट वाला जो यूनिट है 11th क्लास में, जो फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, उसका भर भर के यूज होता है इसमें, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, 101% बनेगा। अब मैं बात करता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ डालेंगे, हेडिंग ग्राफ। अब ग्राफ में देखो भैया, इसमें तो ले लूं मैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ले लेता हूं, और जो नीचे वहां ले लेता हूं मैं। देखो ग्राफ ऐसे बनेगा इसका, ग्राफ ऐसे बनेगा। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो आप हमेशा ऑलवेज याद रखेंगे, इसमें जो ऊपर वाला ग्राफ है ये हमेशा सॉल्वेंट के लिए आएगा भैया, और ये आएगा सॉल्यूशन के लिए। अब आपको मैं बताऊं, जो सॉल्वेंट है वो शुद्ध अवस्था में जब तक सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है, जब तक उसमें सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है तो उसकी प्योर फॉर्म में है वो सॉल्वेंट। तो उसका जो वेपर, जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा टीवी नॉट, टीवी नॉट। और जो सॉल्यूशन का है वो है टीबी। तो इसके लिए ये आ गया डेल्टा टी। तो जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो डेल्टा टीबी और वेपर प्रेशर के मध्य है। आप ये चीज याद रखोगे भैया। और जो ये है, ये तो हो गया दोनों का सॉल्यूशन और उसका, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है वो है वेपर प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर के मान। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर हमें सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दे रखा है तो सॉल्वेंट आ गया ऊपर भैया। अगर भैया 2 से अधिक सॉल्वेंट हैं उसमें तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि कोई भी ग्राफ में आप देखना, इसके लिए ऐसे आएगा। देखो ये सॉल्वेंट फर्स्ट और ये सॉल्वेंट
सॉल्वेंट सेकंड और ये सॉल्यूशन। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्राफ में अगर आपको एग्जाम में ऐसा ग्राफ मिलेगा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसमें ऊपर आप देख लोगे सॉल्वेंट किस किस ग्राफ में। सॉल्वेंट अगर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ, कितने भी सॉल्वेंट हो उसमें सॉल्वेंट ऑलवेज ऊपर ही ऊपर आएंगे भैया। और सबसे नीचे वाली जो लाइन आएगी ये घटता हुआ ग्राफ बता रहा है या बढ़ता हुआ बता रहा है। देखो बढ़ता हुआ बता रहा है तो सॉल्यूशन का नीचे नीचे आएगा सबसे। तो देखो ये टीवी नोट 2 हो गया और ये टीवी नोट 1 हो गया और जो ये निकलेगा ये टीवी निकल जाएगा। अब अलग अलग के लिए निकालो, टीवी नोट, ये टीवी, टीवी नोट 2, ये टीवी, ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। तो 2 ग्राफ मैंने बता दिए बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। आपको ऑलवेज याद रखने वाली बात यह है कि सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर ही ऊपर आएगा, जहां भी आपको दिख जाए वो आप टिक कर दोगे इसको। तो यहाँ भैया खत्म होता है अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस पर कर लेते हैं ये क्वेश्चन और क्वेश्चन के बाद करेंगे हम। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन है भैया ए 500 ग्राम वाटर, ए क्वेश्चन है ए 500 ग्राम ऑफ वाटर $500 ग्राम जल है, जल को ले सकते हैं ग्राम में। उसमें क्या हुआ है 12 ग्राम यूरिया मिला हुआ है, डिजोल्व इन 12 ग्राम यूरिया। एक 500 ग्राम ऑफ वाटर डिजोल्व एक 12 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 500 ग्राम वाटर। यदि 12 ग्राम यूरिया 500 ग्राम वाटर में घुला हुआ है तो कैलकुलेट करना है भैया, कैलकुलेट 12 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम वाटर, 500 ml ले लो या ग्राम ले लो, उसमें मिलाया गया है। उसके बाद एक सॉल्यूशन तैयार होगा, आपको ये पता ही है। उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 2 क्वेश्चन दे रखा भैया कि क्वथनांक क्या होगा और क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, ये चीज हम समझेंगे। तो मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन करके आप समझेंगे भैया। अब देखो वाटर दे रखा है तो हमारा जो फॉर्मूला वो होता है भैया डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम, ये होता है एम का मान मैं रख देता हूँ डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट इनटू एम डब्ल्यू सॉल्वेंट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट। सबसे पहले तो आप वैल्यू देख लेंगे। देखो भैया सॉल्यूट क्या है इसमें 12 ग्राम यूरिया, W बराबर 12 ग्राम। MW यूरिया का कितना होता है भैया NH2CO NH2, ये तो फॉर्मूला होता है भैया। 14 और 2 16, 16 दूना 32, 32 और 14 32 और 14 6, 3 और 1 4, 46, 46 और 16 56, 56 और 6 62, ये होता है क्या यूरिया का। साठ होता है 60। नाइट्रोजन का 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 14। देखो एक एक का याद कर लेंगे हम। देखो ये इसमें नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 का 1, ऑक्सीजन का होता है 16 और कार्बन का होता है 12। मॉलिक्यूलर वेट बता रहा हूं मैं। तो 14 दूना 28, 2 है, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो गए, ये 16 हो गया और ये 12 हो गया। 6 और 2 8, 4 12, 12 और 8 20, 2 और 1 3 4 6, 60 होता है भैया।
यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60, MW 60 मोल, ग्राम मोल इनवर्स होता है, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है 500 ग्राम और MW दे रखा है 18। ठीक है, अब टीवी का मान नहीं दिया तो टीवी नॉट है, टीवी नॉट का जो मान है वो टीवी नॉट का मान कितना दे रखा है भैया, टीवी नॉट पहले आप डेल्टा टीवी याद कर लेंगे, टीवी नॉट 100 मान लेंगे। मान लेंगे टीवी नॉट, और आपको केवी की वैल्यू नहीं दे रखी है, वाटर की होती है 0.52 kg पर मोल इनवर्स। ठीक है, अब इसके लिए आई और आता है एक बांटा फैक्टर। अब बांटा फैक्टर निकालते हैं सॉल्यूट की संख्या के लिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, संख्या कितनी है, तो आई यूरिया के लिए होता है 1। आपको सारी वैल्यू दे रखी है, आप इनको व्यवस्थित क्रम में फॉर्मूले में रख दीजिए तो आपको आ जाएगा। देखो डेल्टा टीवी इक्वल टू आई का मान 1, केवी का मान 0.52 इंटू डब्ल्यू कितना दे रखा है भैया 12 अपॉन MW 60 इंटू 18 अपॉन 500। ये आप सॉल्यूशन करने के बाद में जो आपको आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.20 केल्विन कर लो या डिग्री सेंटीग्रेड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, ये दे दिया, अब डेल्टा टीवी निकालना है भैया, डेल्टा टीवी निकाल लिया मैंने, इसको निकालना है तो टीवी माइनस टीवी नॉट, उतना निकालना है मेरे को टीवी, सॉल्यूशन का टीवी क्या निकलेगा, तो ये देखो इसका आ गया 0.20 केल्विन बराबर टीवी माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है, और इसको भी सेंटीग्रेड में ले लेंगे क्योंकि सामान सामान में बोलेगा। तो इसका आ गया देखो टीवी बराबर 100.20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका आंसर हो गया। आप ये चीज याद रखोगे, मैंने आपको बता दिया। देखो भैया 12 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में का सॉल्यूशन बना हुआ है। कैलकुलेट एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम को खोल के लिखूंगा मैं, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये करके देखो मेरे को सॉल्वेंट दे रखा है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, अगर नहीं दे रखा हो कुछ भी तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करने के बाद में आपको 0.20 केल्विन आ जाएगा और यह आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है तो डिग्री सेंटीग्रेड वाली में वैल्यू ये है तो 373 केल्विन लेंगे इसको, अगर केल्विन में लेंगे तो 373.20 केल्विन आएगा। और वो बात कहना गई है कि मतलब है इसको देखो, अगर मैं केल्विन में चेंज करना है मेरे को तो 100.20 प्लस 273 कर लो इसमें भैया, तो आ गया 373.20 केल्विन। ये इसका आंसर है, कोई परेशानी नहीं है। और इसको देखो 0.20 मैंने कहा निकाला है, ये दोनों बराबर हैं, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो आ गया 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड है केल्विन, और डेल्टा टी सॉल्यूशन का टी भी है वो आ गया 100.20 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.20, ये हो गया केल्विन। यहाँ तक मैं बात कर चुका हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपके सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से आसानी से याद हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन, इसमें देखो दो ही चीज़ें भैया, वाष्प दाब में तो हमेशा अवनमन होगा, हिमांक में अवनमन होगा और क्वथनांक में उन्नयन होगा, और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज बात करेंगे हम सेकंड टॉपिक की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है भैया, देखो इसमें दो चीज है भैया,
इसका फंडामेंटल समझो आप। हेडिंग डालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, देखो ये जैसे वाटर है भैया, लिक्विड है कोई भी, अगर मैं इसको वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड देके उबाल रहा हूँ, बास बना रहा हूँ, वेपर बना रहा हूँ, इसकी वेपर बनाऊंगा तो ये होगा बॉइलिंग पॉइंट। और अगर मैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 0 केल्विन पर मैं इसको जमा दूं तो ये हो जाएगा फ्रीज, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। अर्थात इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, केमिकल स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं पानी को गर्म करूं तो बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं पानी को जमा रहा हूं, उसका टेम्परेचर को कम कर रहा हूं तो हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। आप समझेंगे इस चीज को। तो किसी द्रव का ऐसा टेम्परेचर जो वायुमंडलीय टेम्परेचर के बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी द्रव को जमाना कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। आपने कभी बर्फ को जमाया है तो टेम्परेचर बढ़ाया है या कम किया है, तो आपका आंसर आएगा कि टेम्परेचर को कम करते हैं फ्रीज में, इसलिए तो पानी ठंडा होता है। टेम्परेचर कम करेंगे उसके टेम्परेचर से तो क्या ठंडा होगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पानी गर्म होगा। इसका जो उदाहरण है, एक तो एसी है, एसी हमेशा ठंड, एक तो सर्दियों में तो देते हैं वो हीटर चलाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और गर्मियों में ठंडा कूल कर रहे हैं, तो कूल करने पर जो भी टेम्परेचर होगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। किसी भी लिक्विड का कोई ना कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है अलग अलग, कोई 0 डिग्री पर करता है जमता है, कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। तो मैं बात करूंगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले मैं बात करूंगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में समझेंगे ऐसा ताप जिसमें द्रव की ठोस अवस्था और द्रव की द्रव अवस्था का वाष्प ताप, मतलब ठोस की तो द्रव अवस्था और द्रव की द्रव अवस्था का तापमान, द्रव की तो ठोस अवस्था और द्रव की द्रव अवस्था का तापमान, वाष्प ताप दोनों के समान हो जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये भैया, बात हो रही है टेम्परेचर की, टेम्परेचर की बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, देखो कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड की सॉलिड और लिक्विड 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 का जो लिक्विड सॉलिड और लिक्विड लिक्विड दोनों की जो फेज है, इनका दोनों का जो वेपर प्रेशर है ये क्या समान हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाए तो उसे बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात जमना। अर्थात ऐसा ताप जिस पर द्रव की ठोस अवस्था एवं द्रव की द्रव अवस्था के वाष्प ताप समान हो जाते हैं, वो द्रव का हिमांक या जमाव बिंदु कहलाता है। द्रव की ठोस अवस्था और द्रव की द्रव अवस्था का वाष्प दाब अगर समान हो जाए तो उसे बोलते हैं हम जमाव बिंदु या हिमांक बोलते हैं भैया उसको। और हिमांक जो होता है वो अगर कोई शुद्ध जल है, शुद्ध वाटर है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जमाव बिंदु होगा, वो होगा TF0। तो जो शुद्ध लिक्विड है, प्योर जो भी लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, प्योर वाटर है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट को हम दर्शाते हैं, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड को हम डिनोट करेंगे TF0 से। और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दो तो वो क्या जमना स्टार्ट कर देगा, तो उसका बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है भैया,
वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर्स फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं। प्योर वाटर होगा ना, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। ये क्या है, मानक अवस्था है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इनकी। ये क्या है, मानक अवस्था है, इन पर ही इनका काम होगा। तो आप समझेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये आप समझेंगे। अब देखो, कोई भी लिक्विड है, मैंने आपको बता दी थी, लिक्विड से वेपर बनना और लिक्विड से सॉलिडिफाई होना, दोनों क्या जो फेज है वो इक्विलिब्रियम में चलती हैं। अगर देखो पानी है, कोई पानी है, पानी को मैं ठंडा करूं तो बर्फ बनेगी, पानी को गर्म करूं तो बाष्प बनेगी। अगर मैं पानी को ठंडा करने, जैसे देखो वाटर है, अगर कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल पानी को रख दो भैया, बर्फ जमा दिया आपने, तो बर्फ जमने के बाद में क्या होगा, पानी को रख दो खुला तो उसका लिक्विड बन जाएगा। अगर कोई पानी को आप गर्म कर रहे हो किसी भी बर्नर वगैरह पे, तो उसकी बाष्प बनेगी, वेपर बनेगी। अगर वेपर से निकाल के रख दो तो उस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम है तो वो क्या सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिक्विड में स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या, सारी जो स्थितियाँ हैं ये साम्यावस्था पर चलती है, इक्विलिब्रियम में चलती है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए। तो अब मैं बात करूँगा कि कोई भी शुद्ध अवस्था में कोई भी जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है, उसमें अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं तो हिमांक में क्या होती है, कमी होने लगती है। इसे बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चीज़ आप याद रखोगे। अगर मैं इसको डिनोट करूं तो हम करेंगे, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से, डेल्टा टीएफ से करते हैं। तो देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करने का तरीका है, वो है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं। अब डेल्टा टीएफ क्या होता है, ये होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब जो टीएफ नो, ये तो डेल्टा टीएफ है, ये तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये शुद्ध अवस्था में प्योर फॉर्म में फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। ये तो स्थिति है जब सॉल्वेंट अकेला ही अकेला रखा है किसी भी पॉट या बर्तन में या कंटेनर में, जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो है टीएफ नॉट। अगर उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, उसके बाद जो भी फ्रीजिंग पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं हम टीएफ। तो ये होता है भैया। फिर हम बात करते हैं बॉन्टॉप भैया की। बॉन्टॉप जी कहते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। ये बात कहते हैं भैया बॉन्टॉप के अनुसार। बॉन्टॉप जी कहते हैं डेल्टा जो टीएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलेलिटी के। अब मोलेलिटी के होता है तो मोलेलिटी को मैं आपको समझा चुका हूँ। पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, उसके बाद आएगा मोलल डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल हिमांक अवनमन कांस्टेंट, उसे बोलते हैं देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू के बोल दूं मैं इसको इनटू स्मॉल एम, और इसके साथ ही आ जाएगा आई। ये है बांटाप फैक्टर, बांटाप का गुणांक है ये भैया। तो डेल्टा टीएफ बराबर हो गया भैया आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू सॉल्यूट। ये मोलेलिटी तो आपको याद हो गई होगी, कम से कम 10 बार तो मैं ही रिपीट कर चुका हूँ इसको। एम डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आप याद करें। अगर मैं डेल्टा टीएफ की वैल्यू रख दूं इसमें, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू रखने के बाद क्या होगा, देखो डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। देखो आप मैं बताऊं, अगर आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप याद रखेंगे कि जिसके ऊपर नोट लगा हुआ है, जिसके ऊपर जीरो लगी है ना, उसको आप पहले लेंगे, और जिसके ऊपर जीरो नहीं लगी हुई है उसको लेंगे बाद में। तो देखो ये हमेशा वैल्यू आएगी नेगेटिव में, ये चीज़ आप याद रखोगे। टीएफ नोट, अगर हम किसी भी प्योर लिक्विड के लिए टीएफ नोट का मान नहीं दे रखा हो तो इसका मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू आप याद रखोगे
और ये आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया। आई की वैल्यू आप निकाल लोगे जो भी सॉल्यूट है उससे, के एफ की वैल्यू मैं आपको अभी लिखा दूंगा, डब्ल्यू सॉल्यूट आप देख लोगे, सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, जिसकी मात्रा कम है वो तो है सॉल्यूट, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो है सॉल्वेंट, वो आप देख लोगे। उसके बाद में टी नॉट एफ का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे अगर नहीं दे रखा है तो, और डेल्टा टी एफ निकालेंगे, टी एफ माइनस टी एफ है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डेल्टा टी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, और टी एम ये टी एफ नॉट है ये है प्योर फॉर्म में जो भी लिक्विड दे रखा है सॉल्वेंट दे रखा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये आप याद रखोगे। अब बात आती है भैया के, अब के क्या होता है ये समझेंगे आप। अब जो ये है के, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये चीज आप याद रखोगे। मोलर अवनमन स्थिरांक बोल सकते हैं या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, ये इसका मान है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा के एफ की वैल्यू, के एफ की वैल्यू। अब जो के एफ है ना, के एफ और टी एफ ने के एफ और के बी दोनों ही सॉल्वेंट की नेचर पर हमेशा डिपेंड करते हैं। सॉल्वेंट कैसा आप यूज कर रहे हो उन पर उनका मान हमेशा ऑलवेज ये क्या है उस पे दोनों पे क्या करेगा डिपेंड करेगा, ये चीज आप याद रखोगे। अब मैं देखो के एफ की वैल्यू, के एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो के एफ की वैल्यू भैया बिल्कुल सेम है, के एफ का मान तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। के एफ बराबर होता है, कुछ नहीं करेंगे, देखो भैया के एफ बराबर आर टी वी नॉट की जगह लिख दो टी एफ नॉट अपॉन 1000 इंटू एल वेपोराइजेशन की जगह लिखोगे फ्यूजन, उसमें तो बन रही है वाष्प और इसमें गलेगा तो इसका आएगा फ्यूजन। सेम डिट्टो मामला है, आर टी एफ नॉट अपॉन 1000 इंटू एल फ्यूजन। लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्यूजन और टी नॉट एफ हो गया, आर कांस्टेंट है और के एफ मान हो गया। अब एल फ्यूजन क्या होता है, ये देखो एल फ्यूजन डेल्टा एच फ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अपॉन एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट, एम डब्ल्यू अपॉन सॉल्वेंट। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रख दूं तो देखो आर टी नॉट एफ का स्क्वायर, ये स्क्वायर है भैया, अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन इंटू एम डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। यह आपको याद रखना है भैया रिलेशन से, ठीक है। मैंने बताई दी आपको, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गई है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, आर गैस कांस्टेंट हो गया और टी नॉट एफ ये हो गया भैया शुद्ध द्रव का हिमांक। अब मैं बात करता हूं जो ये के एफ है, के एफ है, अब इसके कोई सॉन्ग थोड़ी आते हैं हमें कि कहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे इसको। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भैया, इनकी वैल्यू दी जाती है हमें। वैल्यू क्या होती है, हमें दो की तो वैल्यू ऑलवेज याद रहनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए वाटर की और दूसरी जो हमें याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारे बेंजीन की। एक तो वाटर और एक बेंजीन, वाटर है पोलर और बेंजीन है नॉन पोलर, तो दोनों के हमारे एग्जाम्पल पूछे जाते। अगर आपको वाटर और बेंजीन की वैल्यू नहीं दे तो हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और बाकी वो कुछ भी देगा उसकी वैल्यू आपको देगा, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो वाटर के लिए के एफ की वैल्यू क्या होती है, तो आप याद रखोगे जो के एफ फॉर वाटर ये होती है भैया
H2O के लिए 1.86 kg मोल इनवर्स, या 1.86 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड kg डिग्री सेंटीग्रेड kg मोल इनवर्स, ये होती है भैया वाटर के लिए। और K4 बेंजीन क्या होती है, देखो K4 बेंजीन, इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 5.12 kg मोल इनवर्स, या 5.12 डिग्री सेंटीग्रेड kg मोल इनवर्स। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो हमारे क्या क्वेश्चन क्या होता है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू पूछेगा, या पूछेगा फ्रीजिंग पॉइंट पर्टिकुलर कंपोनेंट का या सॉल्यूट का। तो आपको TF निकालना है सॉल्यूशन का। TF सॉल्यूशन का निकालेंगे आप, क्योंकि T0F तो हमें अननोन भी हो, अगर ज्ञात भी ना हो तो जीरो मानना है, जीरो। और जीरो जब मानेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी इसकी, और जो क्वथनांक में जो अनियन है उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा क्वथनांक की, क्योंकि क्वथनांक में टेम्परेचर देते हैं और हिमांक में हमेशा टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो माइनस में भी जा सकता है, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए हमें भैया इस चीज़ को समझने में। इसके लिए मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपके लिए, जिससे आपके क्या है ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप समझेंगे। क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन करेंगे भैया इस पर। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है भैया, देखो क्वेश्चन है 34.2 ग्राम सुक्रोज मिक्स्ड इन 250 ग्राम वाटर में घोला होगा भैया, वाटर में घोल दिया इसको। (34.2 ग्राम सुक्रोज मिक्स्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिजोल्व कर लो या मिक्स्ड कर लो, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या याद करना है, डिप्रेशन, अर्थात मैं इसको सीधा लिख देता हूँ भैया, डेल्टा टीवी याद करना है एक तो, और एक याद करना है TF। अब जो वैल्यू दे रखी हैं उनको तो हम लिखेंगे सीधा, और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो देखो क्या वैल्यू दे रखी है हमारे लिए, W दे रखा है भैया 34.2 ग्राम। सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का सुक्रोज घुल रहा है ना, और सुक्रोज का MW। अब ये तो महाभारत हो गई भैया, C बार है, H22O11, ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। सुक्रोज का ये फॉर्मूला होता है, तो देखो भैया कार्बन होता है 12 और कार्बन भी 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 तो 22 प्लस O11, O होता है 16 और दे रखे हैं 11, 144 प्लस 22 प्लस 11 छिक्की 66, 6 11 और 6 17, 176। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 342। तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया भैया, 342 मोल, ग्राम मोल इनवर्स। W कितना दे रखा है भैया, 250 ग्राम। डेल्टा TF याद करना है भैया, टीवी नहीं याद करना, डेल्टा TF याद। T0F दे रखा है भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, 0 केल्विन, कोई परेशानी नहीं। ये हो गया। सुक्रोज के लिए भी I का मान होता है भैया, I का मान हो गया। तो मैं
देखो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, एम की जगह में डब्लू अपॉन एम, डब्लू इंटू 1000 अपॉन डब्लू। और इसके लिए क्या हो, एक के एफ की वैल्यू और याद कर लेंगे भैया। के एफ की वैल्यू होती है 1.86 के जी या डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड के जी मोल इनवर्स, ये वैल्यू है इसके लिए वाटर के लिए। ठीक है भैया, ये वैल्यू है 1.86। अब मैं इसके मान रख देता हूँ। डेल्टा टी एफ मेरे को ज्ञात करना है भैया, आई का मान 1, के एफ का मान 1.86 इंटू डब्लू का मान कितना है 34.2 अपॉन 342 इंटू 1000 अपॉन 250, 250 से 4 बार गया 342, इससे गया 10 बार, ठीक है, और 5 बार, ये 2 बार, तो डेल्टा टी एफ बराबर आ गया 1.86 इंटू 2 अपॉन 5, 2 छिक्की 12, 2 8 16 17, 2 एकम 2 3 अपॉन 5, 5 छक्के 30, 5 7 35, 2 बच गए, 5 चौका 20 और 2 बच गए, 5 चौका 20, 744 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, या 0.744 केल्विन। ये आ गया भैया डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का मान देखो, डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ 0 भैया, माइनस टी एफ कितना है 744 पॉइंट। ये हो गया, डेल्टा टी एफ ज्ञात करना है मेरे को। और डेल्टा टी एफ कितना निकल रहा है, टी एफ तो मेरे को ज्ञात करना है ना, टी एफ मेरे को ज्ञात करना है। और डेल्टा टी एफ कितना निकला है 0.744 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी ले लो। टी एफ बराबर आ गया माइनस 0.744 केल्विन, ये टी एफ आ गया भैया। केल्विन आ गया, ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमें डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है। और अगर मेरे को केल्विन में चेंज करना है, इसको केल्विन में चेंज करूंगा 273 और जोड़ दूंगा तो आ जाएगा भैया, घटा देंगे इसमें से 273 जोड़ेंगे तो घट जाएगा, बाकी आप 0.744 डिग्री सेंटीग्रेड याद कर लेंगे। तो आज जो मैंने बात की थी आपके सामने, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात की थी। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आज रखते हैं हम यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड नाइट। राम राम साहब।